वेलकम बच्चों, आप लोगों का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। ये इंग्लिश ग्रामर की क्लास है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों से कि आप लोग वीडियो बराबर देख रहे होंगे और कॉपी में लिख के याद भी कर रहे होंगे। चूँकि हम टेंस पढ़ रहे थे तो आप लोग सोचोगे ये बीच में मैडम वर्ब क्यों पढ़ा रहे हैं। वर्ब इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि हम टेंस तभी समझ पाएंगे ना जब आपको ये समझ में आएगा हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, वर्ब के 3 फॉर्म्स कौन से होते हैं। क्योंकि जैसे पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो जब तक आप ये वर्ब का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं याद करोगे तब तक टेंस आपको करना नहीं आएंगे, है ना। इसलिए हम पहले अब ये बीच में ये ले रहे हैं वर्ब का पोर्शन जिसमें लिस्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, वर्ब के 3 फॉर्म्स दिए हुए हैं। ये करने के बाद फिर हम बाकी के बचे हुए टेंस करेंगे तो और अच्छा आपको समझ में आएगा। अब देखिए लिस्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर, ये हेल्पिंग वर्ब जो है मैंने आपको पहले शॉर्ट में बताया था कि प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरह से वाज और वर पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। विल शैल, मैंने आपको ये भी बताया विल कहाँ लगेगा, शैल कहाँ लगेगा, ये सब चीज़ें कहाँ लगेगी ये भी मैंने आपको टेंस में पढ़ाते समय बताया है। तो ये फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब है विल शैल। फिर हैव, हैज़ और हैड, ये परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैज़, हैव और पास्ट की है हैड। इसी तरह से डू डज हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज लगता है ना। जब हम क्या बनाते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, तब डू और डज की हमको ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से डिड हम कहाँ लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, है ना। जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डिड की हमको ज़रूरत पड़ती है। तो डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। अब मॉडल हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या होती है, जो बीच बीच में हमको ज़रूरत पड़ती है जिनकी, मॉडल मतलब किसी विशेष ढंग को व्यक्त करने के लिए, है ना। जैसे कैन, आई कैन डू, मैं कर सकती हूँ, ये आपने पढ़े होंगे सेंटेंस। तो कैन का पास्ट कुड मतलब मैं कर सकती थी, ये पास्ट है। इसी तरह से मैं मतलब सकना, मैं आई गो, है ना, मैं जा सकता हूँ, जा सकती हूँ, तो ये उसका पास्ट है माइट। इसी तरह से शुड, आई शुड डू, मुझे करना चाहिए, तो शुड हम प्रयोग करते हैं चाहिए के लिए। इसी तरह से वुड भी विल का वुड होता है ना सेकंड फॉर्म। नीड मतलब चाहिए, मस्ट आने चाहिए, ऑट टू मतलब चाहिए, यूज्ड टू मतलब आदत, आई यूज्ड टू राइट, मुझे लिखने की आदत है। तो ये सब हेल्पिंग वर्ब है जो हमको अपना मूड या विशेष ढंग बताने के लिए प्रयोग करना पड़ती है। डेयर हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत। बी मतलब होना, लेट मतलब जाने दो, है ना, लेट इट बी, इसको होने दो। लेट हम लगाते हैं कोई काम होने देने के लिए। तो ये हो गई हेल्पिंग वर्ब। अब आईएनजी देखो, आप आईएनजी किस में लगाते हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, पास्ट में, जो भी कंटिन्यूस टेंस है उन सब में आईएनजी लगता है। तो आईएनजी में कुछ वर्ब जो है उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे कट का आईएनजी लगाओगे तो CUT नहीं होगा, CUTT होगा। तो इसका एक नियम है कि टी के पहले स्वर होने से, यू स्वर है, टी के पहले CUT, तो टी के पहले यू स्वर होने के कारण T हो गया। इसी तरह से पुट में भी होगा। तो ये नियम है आईएनजी के पहले कौन कौन सी वर्ब में चेंजेस होते हैं। तो ये पहला नियम अपन ने पढ़ लिया कि यदि बीच में क्या होता है, स्वर होता है, तो T हो जाता है, या जो भी कॉन्सोनेंट वो डबल हो जाता है। इसी तरह से दूसरा नियम दिया है, शब्द के अंत में ई हो तो उसे हटाकर आईएनजी लगता है। जैसे कमिंग में COME है तो ई हट जाएगा, अगर आखिरी में ई है तो ई हट के आईएनजी लग जाएगा।
फिर इसका तीसरा नियम है कि शब्द के अंत में यदि आई ई हो तो वाई बदल कर ING लगाते हैं। जैसे डाई, डाई मतलब रंगना, DIE है ना, तो डाई का IE हट के वाई हो जाएगा डाइंग। इसी तरह से टाई का टाइंग। फिर चौथा नियम है शब्द के अंत में IE या व्यंजन न हो तो केवल ING लगाकर क्रिया का रूप बदलते हैं। केवल ING लगता है, जैसे EIE या कोई व्यंजन नहीं है, जैसे प्ले, वर्क है ना, इसमें सब में क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा, केवल ING ही लगेगा। तो ये ING लगाने के पहले की कुछ क्रियाओं के नियम हैं। अब हम देखते हैं 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अब पहला नियम, जैसे कई नियम हैं, कितनी सारी क्रियाएं होती है ना, क्रियाओं का कोई अंत नहीं है, तो क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, वर्ब। अब वर्ब में कई प्रकार की जो क्रियाएं हैं उनके अलग अलग रूप चलते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो किस तरह से उनके रूप चलते हैं उसके नियम हैं। जैसे पहला नियम है, वे क्रियाएं जिनके दूसरे रूप में स्वर बदलते हैं पर तीसरे रूप में एन EN लगते हैं। अब मैं उदाहरण से समझाती हूँ, है ना। ये है ग्रुप नंबर 1। इसमें जो नियम है कि एन या EN लगता है सेकंड में और थर्ड फॉर्म में। जैसे गो, गो का सेकंड फॉर्म होगा वेंट और थर्ड फॉर्म होगा गॉन। तो क्या लग गया, NE लग गया ना इसमें तीसरे रूप में, और दूसरे रूप में पूरा ही बदल गया, वो वेंट हो गया गो का। तो कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिनमें ऐसा होता है, जैसे डू का डिड है लेकिन थर्ड फॉर्म में गॉन की तरह NE लग के डन हो गया। इसी तरह से बाइट का बीट सेकंड फॉर्म और बिटन थर्ड फॉर्म, इसमें EN लग गया। इसी तरह से ईट का सेकंड फॉर्म तो बिल्कुल चेंज है, एट हो गया सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो गया ईटन। इसी तरह से गिव का गेव सेकंड फॉर्म अलग है लेकिन थर्ड फॉर्म में EN लग गया, गिवन। तो ये एक प्रकार की क्रियाओं का नियम हो गया, है ना। अब दूसरे प्रकार में भी, दूसरे पेज में भी यही दिया है, इन्हीं प्रकार की क्रियाओं का दिया है, जिसमें कि सेकंड फॉर्म बिल्कुल अलग हो जाता है और थर्ड फॉर्म में एन या EN लग जाता है। जैसे टेक, टूक, टेकन, नो, न्यू, नोन, इनके अर्थ भी दिए हैं। टेक मतलब लेना, नो मतलब जानना, थ्रू अने फेंकना, फ्लाय अने उड़ना, ब्लो अने उड़ाना, ड्रॉ अने खींचना, राइट अने लिखना, स्पीक अने कहना, सी अने देखना, ब्रेक अने तोड़ना, चूज अने चुनना, ड्राइव अने चलाना, फॉल अने गिरना, फॉरगेट अने भूलना, ग्रो अने बढ़ना, हाइड अने छिपना, स्टिल अने चुराना और राइज अने उगना। इन सभी क्रियाओं में यही नियम होगा। अब आप इनको पढ़ना, टेक, टुक, टेकन, नो, न्यू, नोन, थ्रो, थ्रू, थ्रोन। तो ये पढ़ोगे तो आपको याद भी होती जाएगी। जितना ज़्यादा आप इंग्लिश में पढ़ोगे कि किस वर्ब का क्या मीनिंग होता है, आपको हिंदी में मीनिंग आएगा तभी तो आप सेंटेंस बनाओगे ना। तो ये वर्ब के मीनिंग आपको आने चाहिए, तो आप मीनिंग भी पढ़ना और तीनों फॉर्म भी पढ़ना और इनको याद कर लेना कॉपी में लिख के। इसी तरह से 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब के दूसरा नियम, ये तो एक नियम हमने पढ़ा। वे क्रियाएं जिनके भूत और पार्टिसिपल रूप मतलब थर्ड फॉर्म, पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म, वितरी स्वर परिवर्तन से बदलते हैं, मतलब कुछ स्वर में परिवर्तन हो जाता है और थर्ड फॉर्म वही रहता है। जैसे कम अने आना, इसका सेकंड फॉर्म होगा केम, CAME हो गया, और थर्ड फॉर्म वापस से कम ही हो गया, कम, केम, कम। ड्रिंक अने पीना, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, सिंक, सैंक, संक, मतलब इनकी एक जैसा स्वर होता है परिवर्तन इन सब क्रियाओं में। ड्रिंक, सिंक, फाइंड, फाउंड, 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 फाउंड एक जैसा है। होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, ये हेल्ड, हेल्ड एक जैसा है। बिगिन, बिगेन, बिगन। स्टैंड, स्टूड, स्टूड, अब स्टूड, स्टूड सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसा हो गया, तो आपको याद करने में ये इजी रहेगा। बिकम, बिकेम, बिकम, रन, रैन, रन, मेक, मैड, मैड, रिंग, रैंग, रंग, शूट, शॉट, शॉट, है ना, इजी है ना। सिंग, सैंग, संग, स्विम, स्वैम, स्वम, है ना। इसी तरह से विन, वन, वन, फर्स्ट फॉर्म
के बाद सेकंड फॉर्म आपको याद करना, थर्ड फॉर्म सेम है। से, सेड, सेड, है ना। टेल, टोल्ड, टोल्ड। सेल, सोल्ड, सोल्ड। अब तीसरा नियम देखो, क्रियाओं के 3 रूपों का। वे क्रियाएं जिनके दूसरे रूप और तीसरे रूप टी या डी लगाकर बनते हैं। मतलब दूसरे रूप में क्या बनता है, टी, और तीसरे रूप में क्या बनता है, डी। जैसे स्लीप, स्लीप यानी सोना। स्लीप सेकंड फॉर्म है स्लेप्ट, मतलब सोया। और फिर थर्ड फॉर्म भी स्लेप्ट है, स्लेप्ट, स्लेप्ट, सो चुका। थर्ड फॉर्म में भी वही है। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। कीप, केप्ट, केप्ट। लर्न, लर्नड, लर्नड। सेंड, सेंट, सेंट। अब देखो टी या डी लग गया ना, इसमें टी लग गया तो दोनों एक जैसे ही होगा। इधर आपने देखा स्लेप्ट में भी टी लगा है, केप्ट में भी, लर्न में भी और सेंट में भी। इसी तरह से स्पेंड, डी की जगह क्या हो गया, टी हो गया। स्पेंट, स्पेंट। वीप मतलब रोना, वेप्ट, वेप्ट। केयर मतलब देखभाल करना, केयर्ड, केयर्ड। अब इसमें डी लग गया केवल। चेंज, चेंज्ड, चेंज्ड। हैट, हैटेड, हैटेड। लाइव, लिव, लिव्ड, लिव्ड। प्लीज, प्लीज्ड, प्लीज्ड। प्लीज का अर्थ कृपया भी होता है और खुश करना भी होता है ना। प्रूव, प्रूव्ड, प्रूव्ड। इस तरह से ये कुछ नियम हैं वर्ब के, ये आप याद कर लो। अब अपन अगली क्लास में फिर से टेंस के ऊपर आएंगे। तो अभी आपको होमवर्क में मैंने क्या दिया है कि आपको ये पढ़ के लिस्ट और कॉपी में इसके नियम लिखना है और सारी क्रियाओं के मीनिंग लिखना है। ठीक है, ये करके रखोगे तो आपको बहुत जल्दी इंग्लिश समझ में आएगी। और अब हम टेंस आगे पढ़ेंगे। आपको जो एक्सरसाइज दी थी करने के लिए, मैंने किस किस की एक्सरसाइज दी थी, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट। इन तीनों की एक्सरसाइज आपने कर ली होगी। अब ये आज आपका होमवर्क है ना। अब अपन कल वापस टेंस पढ़ेंगे, कंटिन्यूस पढ़ेंगे कल। तो आप लोग बराबर वीडियो देखो। मैं आपको रिवीजन के लिए रिपीट भी वीडियो भेजूंगी, बार बार सप्ताह में एक बार रिपीट भी भेजूंगी, ताकि जिन लड़कियों ने नहीं देखा है वो देख ले, और जिन लड़कियों को ठीक से नहीं समझ में आया वो फिर से एक बार वीडियो को पढ़ के समझ ले। क्योंकि कोई भी लैंग्वेज जो है बिना ग्रामर के समझ में नहीं आती है। आप लेसन पढ़ते हो, लेसन का अर्थ भी समझने के लिए आपको क्या आना चाहिए, सेंटेंस का अर्थ। तभी समझ में आएगा जब आपको ग्रामर समझ में आएगी। तो टेंस से ही आपको सेंटेंस का अर्थ समझ में आएगा। अगर टेंस समझ में आ गया तो सेंटेंस का अर्थ समझ में आ जाएगा। और मेन चीज़ वर्ब ही होती है, क्योंकि इंग्लिश में स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है ना। ये 3 चीज़ आप याद कर लो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता जो काम को करता है, वर्ब यानी क्रिया जो हम अभी पढ़ रहे हैं, और ऑब्जेक्ट हम बाद में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट मतलब जो काम किया जा रहा है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, आई रीड बुक, तो आई है सब्जेक्ट, रीड है वर्ब और बुक है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना समझ में आ गया खूब अच्छे से। अब आप